हाँ बच्चों, अब आते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स पे। कौन कौन से आ गए? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये हमारे आ गए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बच्चों। ठीक है गाइस, इनको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। अब आते हैं अकरेंस पे। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ। फैक्ट टू लर्न, ऑक्सीजन इज 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर में 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। सल्फर काफी कम है, अबंडेंस ऑफ सल्फर इज वेरी लेस। सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? सल्फेट की फॉर्म में, जैसे जिप्सम CSO4.2H2O, एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O, बार्टे BaSO4, एंड गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर पायराइड CuFeS2। और भी जगह पाया जाता है, जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज। याद करने की चीज़ हो गई बेसिकली, एज यू कैन सी, ये याद करने का हो गया कि एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, दे कंटेन सल्फर। फैक्ट टू लर्न है, और कुछ नहीं। सेलेनियम और टेलुरियम कहाँ पे मिलते हैं? दे आर फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड मेटल टेलुराइड्स। सल्फाइड ओर में बेसिकली ये पाए जाते हैं, सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है गाइस, पोलोनियम इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। NS2 NP4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी कोई टेबल हमने मिस कर दी क्या, या टेबल बाद में आएगी? टेबल कहाँ है? टेबल पे आ जाते हैं, पहले टेबल के बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये हमें पता है, एटॉमिक मास में तो कुछ क्या होगा, मतलब ये तो फिक्स चीज है, उसको छोड़ते हैं। लेट अस गो ऑन टू रेडियस। इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? आई मीन कैन यू सी दैट द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप? हाँ है ना? इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब नो एक्सेप्शंस। नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, जो कि हमें पता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड, या लेट अस से कई बार रिक्वायर्ड भी हो सकता है, हु नोज। इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन अ एटम एक्सेप्ट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या कहा यार, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए बच्चों बताओ? डिक्रीज होनी चाहिए। भाई डाउन द ग्रुप तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज है वो भी तो कम होगी। हाँ या ना? साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम हो गई। जब पुल करने की टेंडेंसी कम हो गई तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, वो भी तो कम होगी। जब पुल करने की टेंडेंसी नहीं तो एनर्जी रिलीज भी कम। हाँ या ना? हम कहेंगे यहां तक सल्फर से सही चल रहा है, एनर्जी रिलीज धीरे धीरे कम होती आ रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज डिक्रीजिंग। यार ये ऑक्सीजन एक्सेप्शन में आ रहा होता है कि ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज है दैट इज इवन लेस देन द एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ पोलोनियम। क्यों? यार तुम्हें याद होगा, ये हमने जब वो पढ़ा था, पीरियोडिक पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का इतना छोटा साइज होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी बढ़ जाती है कि इट बिकम्स, मतलब जो एनर्जी रिलीज है दैट इज लेस, that O minus is not very stable because of increased electron electron repulsion। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? रिमेंबर समथिंग लाइक दैट, बोलो गाइस। Yes. कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो उसके अंदर मतलब स्टेबिलिटी ना आ गई, एक तरीके अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी आ गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा देयर इज इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी तो रिलीज हुई, एज यू कैन सी एनर्जी इज रिलीज, माइनस साइन है, लेकिन यार रिलीज सबसे कम है, इवन लेस देन पोलोनियम, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आफ्टर एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? छोटा साइज है, रिपल्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, इसलिए एनर्जी जो रिलीज ही है वो कम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले। यार बाहर निकालना तो तुम्हें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप बाहर निकालना आसान होता जा रहा होता है। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है। हाँ है ना? और Yes. अगर आसान होता जा रहा है तो ये वैल्यू कम होती आएगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। दिख रहा है, नो एक्सेप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है, हमें डिक्रीज दिख भी रहा है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही होती है, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, सही चल रहा है। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? हम कहते हैं नॉर्मली तुम्हारा इंक्रीज करना चाहिए, हाँ है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए। मास बढ़ रहा है तो तुम्हारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, विच विल टेक पार्ट इन मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना। तुम देखोगे बड़ा 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 कम हो गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। अब ये क्या हो गया? ये एक तरीके का फैक्ट टू लर्न हो गया। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, और यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज है लेकिन डिक्रीज है। क्लियर और नॉट गाइस? यार ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी अभी देखें, -2 -1 1 एंड 2। यार -2 तुम्हारा किस में होता है? तुम Na2O ले लो, तुम H2O ले लो, -2। -1 किस में होगा? H2O2 Na2O2, बेसिकली परऑक्साइड में। इसमें तुम्हें याद होगा एक और भी आता है -12 सुपर ऑक्साइड्स में, हाँ है ना बच्चों। KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -12 इफ यू रिमेंबर। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? अब +1 किस में होता है? +1 होता है O2F2 में, स्पेशल केस लिखा भी हुआ है वैसे यहां पे, O2F2 और OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब आते हैं किस पे गाइस? सल्फर पे। सल्फर में तुम्हारा -2 2 4 6 तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे नाइट्रोजन था, अंडरस्टैंड गाइस, नाइट्रोजन तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो नाइट्रोजन है HNO3 में, नाइट्रोजन यूज टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, हाँ है ना। तो गाइस एक्सपेक्टेड हमारा क्या होता है यार? ऑक्सीजन +6 शो करे। अगर नाइट्रोजन +5 शो कर रहा है तो ऑक्सीजन शुड शो +6, बट दैट इज हाईली अनस्टेबल, वो बनता ही नहीं। तुमने देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 से ऊपर नहीं जा रही, जबकि +6 होनी चाहिए मैक्सिमम, हाँ या ना। मैक्सिमम +6 और मिनिमम क्या होनी चाहिए? -2। भाई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, उसके बाद बंदा इनर्ट बैठ जाता है। और दूसरा इनर्ट का बन सकता है जब वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लूज कर जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम बॉन्ड को आयनिक ट्रीट कर रहे होते हैं ना। तो व्हाट वी मीन टू से इज कि ऑक्सीजन +6 शो नहीं करता, लेकिन बाकी +6 शो कर सकते हैं, हाँ या ना। तुम्हें इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, +6 शो हो रहा है, लेकिन +6 शो होने की टेंडेंसी भी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज। +4 इज गोइंग टू बिकम मोर स्टेबल गाइस। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब स्टार्ट करते हैं। नाउ सिंस वी आर डन विद द टेबल, इट इज गोइंग टू बिकम इजियर। एटॉमिक रेडियस में कोई दिक्कत नहीं थी, हमें बताया डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज इज वेरी स्मॉल, ठीक है भाई, हमें पता है छोटा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। एक चीज तुम्हें याद होगी, ये हम ग्रुप की बात करें तो समस्या नहीं आ रही। अगर तुम पीरियड में देखो तो मैंने शायद तुम्हें ये नाइट्रोजन के टाइम पे भी बताया था कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तुम्हारा नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हाँ या ना। बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन फैमिली का नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होना चाहिए था, जबकि तुम्हारा नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन फैमिली का ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बंदा इज स्टेबल, हाँ है ना। नाइट्रोजन फैमिली इज स्टेबल, हाँ है ना गाइस। हाफ फिल्ड पी सबशेल गाइस। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो वही चीज लिखी हुई है कि इनकी लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी सबशेल। फाइन गाइस। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, ठीक है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि एटम है कॉम्पैक्ट, छोटा साइज है। उसके बाद तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉर्मली डिक्रीज करनी चाहिए, वो कर भी दिया, मतलब एनर्जी रिलीज इज गोइंग टू डिक्रीज। ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, फ्लोरीन से ही कम होती है, नहीं तो ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन है ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। और हमारा डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम कहेंगे मेटालिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड, पोलोनियम मेटल। पोलोनियम बंदा रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ इसकी कम है। ठीक है गाइस, सारे एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। गाइस ये है ना स्टेटमेंट की टर्म में आता है कि 4 स्टेटमेंट दे दी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट यहीं से बन के आ रही होती है, तो बेसिकली तुम्हें याद होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है गाइस, अच्छा एक चीज और हमें बताया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है। ये जो स्लाइड एक्सेप्शन था उसको हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर रहे हैं। हम कहेंगे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है। क्यों है? यार ऑक्सीजन O2 बना रहा है, सल्फर S8 बना रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? क्यों? ऑक्सीजन आसानी से पी पाई बॉन्ड बना लेगा, सल्फर की बनाने की टेंडेंसी कम ठहरी, तो सल्फर की टेंडेंसी कम है, वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके तुम्हारा मॉलिक्यूल बन रहा है। ऑक्सीजन ने कहा मैं तो पाई बॉन्ड भी बना सकता हूँ, ला यार 2 एटम से ही काम चल जाएगा, बाकी एटम्स की क्या जरूरत है, पाई बॉन्ड बना के बनाता हूं ना मैं स्टेबल सबको, तो वो पाई बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से 2 ऑक्सीजन एटम से काम चल गया। सल्फर का काम चला नहीं, सल्फर ने पूरा बल्क उठा लिया, तो उसका मास बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाँ है ना बच्चों? अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। मैंने तुम्हें बताया था -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा गाइस एक चीज और, मैंने तुम्हें शायद ये नाइट्रोजन के टाइम पे भी बताया ही होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों ही टेंडेंसी डिक्रीज हो रही होती है। हाईएस्ट तो इसलिए डिक्रीज होती है क्योंकि तुम्हारा s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि +6 क्यों नहीं शो हो रहा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और -2 क्यों नहीं शो हो रहा, मतलब वो शो होनी, -2 शो होने की टेंडेंसी क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, मेटालिक नेचर इज इंक्रीजिंग, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग। हाँ है ना बच्चों? तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? तो -2 ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पोलोनियम -2 थोड़ी ना शो कर रहा था, हमने क्या देखा था उसका 2 और 4 देखा था। ऑक्सीजन नॉर्मली तुम्हारा -2 ही शो करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा ठहरा ना गाइस। लेकिन कुछ केसेस में जैसे OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बाकी एलिमेंट्स +2 +4 +6 भी शो कर रहे होते हैं। +4 और +6 आर कॉमन, मोर कॉमन। नॉर्मली तुम्हारा +4 +6 कॉमन है। कौन सी की बात कर रहे हैं हम? ये हम ज्यादा सल्फर की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? ये तुम्हारा सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, दे यूजुअली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नॉर्मली तुम्हारा कौन सी देखी जाती है? नॉर्मली तुम्हारा +4, और फ्लोरीन के बाद नॉर्मली क्या देखी जाती है? +6। अब गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा एक जर्नल स्टेटमेंट है, इसको ये मत कहना नहीं जी हमारा ऑक्सीजन के बाद +6 कभी आती ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन के बाद नहीं, नॉट इन द सेंस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के बाद अगर सल्फर को लोगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी आती है। ये स्टेटमेंट दिख रही है ना गाइस, ये टर्म यूजुअली, दैट इज इंपॉर्टेंट, यूजुअली इट शोज योर +4 एंड फ्लोरीन के बाद +6। अब हमें बताया डाउन द ग्रुप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीजेज इनर्ट पेयर इफेक्ट। +4 और +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरीली कोवेलेंट। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा जब चार्जेस ज्यादा होते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर, फजान रूल में हम क्या कहते हैं? चार्जेस ज्यादा तो तुम्हारा कोवेलेंट नेचर ज्यादा। कोवेलेंट नेचर रिलेट्स टू एसिडिक नेचर टू। हाँ या ना बच्चों? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? अब आगे आते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन पे। क्यों है? छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे हम कहेंगे दैट इज द रीजन कि तुम्हारा H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कि भाई वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा होगा, तो हाइड्रोजन में प्लस डेल चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ या ना? ऑक्सीजन में माइनस डेल चार्ज और हाइड्रोजन में प्लस डेल चार्ज इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने उसको डायपोल ना बोल के, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल ना कह के हम उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्म दे रहे हैं। ओके, अब यार ऑक्सीजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ओके,
और एक्चुअली अगर देखा जाए तो 4 भी छोड़ो, वो 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाता, मतलब मैक्सिमम उसकी 4 हो सकती है, क्योंकि उसके पास 4 ऑर्बिटल है, s और 3 p, d तो है नहीं उसके पास, देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। हम कहते हैं नॉर्मली उसको प्लस मतलब 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो 2 से ज्यादा कोवेलेंसी शो नहीं करता। ओके गाइस, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप है उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सीड कर सकती है, क्योंकि उनके पास डी है भाई, डी में इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएंगे, कर लो क्या कर लोगे। अब आते हैं रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। यार हाइड्रोजन क्या होता है, H2E टाइप बनाते हैं, H2O, H2S, H2Se, H2T एंड लाइक दैट। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T। क्यों होता है? पोलोनियम को तो हम वैसे ही नहीं उठा रहे होते, रेडियोएक्टिव बंदा ठहरा, हम H2O टू H2T की बात कर रहे हैं। भाई हमें पता है डाउन द ग्रुप तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। याद है किसी बच्चे को या नहीं याद है? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ता है? हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप तुम्हारी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो आसानी से टूटेगा, टूटेगा तो तुम्हारा H प्लस मतलब मोर इज द एसिडिटी, हाँ है ना। जितनी आसानी से टूटेगा उतना ही तो तुम्हारा ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ है ना बच्चों। तो वही लिखा हुआ है कि He बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट डिक्रीजेस। एंड व्हाई इट डिक्रीजेस? लिखा हुआ है ना, देयर इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाई डज इट डिक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। ओके गाइस, अब हम कहेंगे ये हमारा हो चुका है, इसी से रिलेटेड है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। और यार थर्मल स्टेबिलिटी में भी तो हम तोड़ने की तो बात कर रहे हैं, H और O, S, Se, T, इनके बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं। When we are looking at acidic strength, we are breaking the bond. थर्मल स्टेबिलिटी देखें तब भी हम यही देखेंगे कि कितनी आसानी से ये बॉन्ड टूट रहा है। तो हम कहेंगे भाई अभी तो हमने पढ़ा था नीचे जाने पे तुम्हारा ये बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होता है, हाँ या ना। तो आइडिया इज नीचे जाने पे बॉन्ड तोड़ना आसान होता जा रहा है तो तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। डाउन द ग्रुप आसानी से बॉन्ड टूटेगा, मतलब तुम्हारा जो स्टेबिलिटी है दैट इज लेस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? That thermal stability decreases from H2O to H2PO. बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, HO का कम आसानी से टूटेगा, H2S में HS का ज्यादा आसानी से टूटेगा, HSE का और आसानी से टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इट इज इजी टू ब्रेक बॉन्ड। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, हाँ है ना बच्चों। अब आते हैं सारे के सारे हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर, दे हैव गॉट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा H का बाहर निकलना। तुम कहोगे सर वो तो एसिडिक भी था, यार एसिडिक था, H प्लस का बाहर निकलना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एसिडिक वाज रिलेटेड टू H प्लस का बाहर निकलना, रिड्यूसिंग में वी आर ट्रेडिंग H का बाहर निकलना। तो हम क्या कहेंगे यार, टेंडेंसी तो वही रहेगी, मतलब जिसमें जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग। तो हम कहेंगे ये जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2T। H2S और H2T में से S से लेके सिलेनियम एंड टेलुरियम में तुम्हारा डाउन द ग्रुप जाते हैं, बॉन्ड आसानी से टूटता है, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा एंड इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ है ना। उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था ऐसे तुम्हारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है। अब हमने कहा लेकिन यहाँ पे काम की चीज क्या है, वाटर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती यार, वाटर से H नहीं निकलता, H प्लस ही निकाल रहे होते हैं, और निकालेंगे तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसकी प्लस नहीं बनाने की टेंडेंसी भी बहुत कम है, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज करने की उसकी टेंडेंसी नहीं है। इट डज नॉट हैव अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वाटर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत कम है कि एसिड की तरह बिहेव करना, H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी उसकी कम है। हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई ये तीनों के तीनों डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो तुम्हारा जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा और तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, हाँ या ना? बोलो गाइस, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? यस। गुड। मेल्टिंग पॉइंट। अब यार मेल्टिंग पॉइंट में पहले इधर आते हैं, नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए नॉर्मली। क्यों बढ़ना चाहिए? भाई मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना गाइस? मतलब यहाँ पे हम डायपोल पे नहीं जा रहे, हम सीधा मास पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग एज पर योर काइंड ऑफ, ऐसे मान के चलो लंडन फोर्स की तरफ जा रहे हैं हम, कि मास ज्यादा होगा तो तुम्हारा
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे तो दिख रहा है, ये देखो H2S से H2SE बड़ा, H2SE से H2T बड़ा, H2O का बहुत ज्यादा है, मतलब T से भी ज्यादा है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट को तुम देखोगे यार डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, लेकिन वाटर का सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन। बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है यार, इसी के बेसिस पे तो हमने ये बताया था रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी को। बॉन्ड एंगल अगर तुम देखोगे तो डाउन द ग्रुप देख रहे हैं हम, तो डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। क्यों यार? एक काम करते हैं, एक मैं बना देता हूं, ये उसी पैटर्न पे चल रहा है जिसपे हमने NHC और PHC को देखा था गाइस। ये H2O है और ये H2S है। यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसक के ऑक्सीजन की तरफ चली गई, जबकि H2S में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज समवेयर इन द मिडल है, तो यहाँ पे रिपल्शन इज लेस, यहाँ पे रिपल्शन इज मोर, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। हाँ है ना? मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? H2O में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा होगा दो बॉन्ड पेयर के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी मोर इन केस ऑफ H2O एज कंपेयर टू H2S। तो तुम्हें दिख भी रहा है तुम्हारा बॉन्ड एंगल धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। और तुम ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे जो H2T है और H2S है उसमें तो 90 है यार। 90 तो तुम्हारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं 90 पे। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz, दे आर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ है ना? टू ईच अदर। इसका मतलब है इनमें तो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा होगा, बल्कि इन तीनों में ही रेदर, इन तीनों में ही तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन हम मान के चल रहे हो ऑलमोस्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि यार बॉन्ड एंगल तो तुम्हारा वो आ रहा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा होता है। समझ आया नहीं आया गाइस? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं फॉर्मेशन पे। यार फॉर्मेशन में तुम्हारा वाटर में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, H2S में कम रिलीज हुई, H2SE में और कम हुई, H2TE में और कम हुई। मतलब तुम रियलाइज करोगे H2SE और H2TE में तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी टू फॉर्म H2SE एंड H2TE। इट इज पॉजिटिव, बाकी दोनों में नेगेटिव है। और H2O में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। यार बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी नहीं होगी? तो तुम्हारा H2O में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, H2S में रिलेटिवली कम हुई, और H2SE H2TE में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी टू फॉर्म द कंपाउंड। डिसोसिएशन हमें पता है यार, इसमें बॉन्ड लेंथ कम है तो डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी और कम और कम। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड। डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी तो हमने पढ़ा था, मतलब तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही डिसोसिएशन कांस्टेंट को देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी जा रही है। हम कहेंगे भाई जिसके अंदर जल्दी टूटेगा उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा। हाँ है ना? जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गोइंग टू बी मोर। वही तो हमें दिख रहा है, इसमें तुम्हारा जल्दी से टूट जाएगा तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है। H2O में बॉन्ड लेंथ कम है, डिसोसिएशन करने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन पे। यार ऑक्सीजन के याद या तो S से एग्जांपल लो, SO2 बनता है या SO3 बनता है। हाँ है ना? अब गाइस ये हमारा यहाँ पे मतलब E कैन बी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, अब O3 and SO2 they are gases, SCO2 is solid. Fine guys, reducing property of dioxide decreases from SO2 to TiO2. अब ये reducing property of dioxide का मतलब क्या है गाइस? एक काम करते हैं, reducing property मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, तो हम क्या बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट SO2 गिविंग SO4 2 माइनस, दैट इज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। हम डाइऑक्साइड की बात करते हैं SO2, हम कह रहे हैं SO2 का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू TiO2, मतलब TiO2 गिविंग Te6+, यहां पे 4+ ऑक्सीडेशन, यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +6 है। ठीक है गाइस, मतलब सल्फर में एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं सल्फर +4 से +6 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, जो तुम्हारा टेलुरियम है वो +4 से +6 जाने की टेंडेंसी कम रखता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई दोनों ही +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सल्फर +4 से +6 जाने की टेंडेंसी रखता है।
टेलुरियम +4 से +6 जाने की टेंडेंसी कम रखता है। हम कहेंगे यार हाँ बात भी तो सही है, टेलुरियम में +6 उतना स्टेबल तो ही ना है, डाउन द ग्रुप तो +4 ज्यादा स्टेबल होना शुरू हो जाता है, हाँ है ना। हमें पता है सल्फर +6 बहुत जगह शो करता है, हमें पता है सल्फर +4 से +6 जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। टेलुरियम कहेगा भाई मैं +6 पे नहीं जाना चाहता, मेरा तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट आ चुका है, मैं +4 में खुश हूं या +2 में खुश हूं, ज्यादा +6 मेरे को लिए बहुत ज्यादा फेवर्ड नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी या दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी कम है, हाँ है ना बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो SO2 इज रिड्यूसिंग, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब TiO2 तो बंदा +4 से भी +2 में जाना चाह रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद रिड्यूस होना चाह रहा है, बंदा +4 से किस में जाना चाह रहा होगा, +2 में जाना चाह रहा होगा। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। अब ये जो सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये EO3 टाइप भी बनाते हैं, SO3 TiO3 एंड ये बनाते हैं, मतलब ये ट्राईऑक्साइड भी बना रहे होते हैं। एक काम कीजिए यार, दोनों तरह के ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड, ये दोनों के दोनों ही तुम्हारे एसिडिक होते हैं, ठीक है गाइस। अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस में हमें पता है यार +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +6 आर द स्टेबल वंस, राइट। तो हम क्या कहेंगे, मतलब ये पाई जाती है, EX6 EX4 EX2 बना रहे होते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, यार फ्लोरीन का जो हैलाइड मतलब कंपाउंड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? अभी जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं EX6 टाइप, उनमें तुम्हारे हेक्सा हैलाइड जो है, मतलब 6 हमने हैलोजन लिए, उसमें तुम्हारे फ्लोरीन वाले ही तुम्हारे स्टेबल होते हैं, ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल। मतलब तुम कहोगे सर SF6 बना दिया हमने, क्या HCl6 बना सकते हैं? हम कहेंगे नहीं यार, तुम्हारा स्टेबल SF6 ही है। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा फ्लोरीन के साथ तो चल जाती है, बाकी हैलाइड्स की ज्यादा स्टेबल नहीं होती। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फ्लोरीन के साथ तुम्हारा हेक्सा हैलाइड बनते हैं, बाकियों के साथ तुम्हारे हेक्सा हैलाइड नहीं बनते, या दे आर लेस स्टेबल। ओके गाइस, वेरी लेस स्टेबल। अब आते हैं, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस इन नेचर, फैक्ट टू लर्न। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो। सल्फर इज SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, यार क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है तो बंदा स्टेबल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? छोटा वो है ना एलिमेंट फ्लोरीन। अब तुम HCl6 बनाना चाहोगे भाई, उसमें क्राउडिंग इतनी ज्यादा हो गई, कहां से 6 क्लोरीन को उठा के बैठेगा वो। अब टेट्राफ्लोराइड में SF4 इज गैस, SCF4 इज गैस, TF4 इज सॉलिड। गाइस ये फैक्ट टू लर्न पे जा रहे हैं। अब इनमें तुम्हारा SF4 में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, फाइन, सीसॉ ज्योमेट्री, तुम्हें पता है एक लोन पेयर भी है। अब ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ऑक्सीजन नहीं बना रहा होता लेकिन तुम्हारे बाकी डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स बना रहे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी sp3i, ठीक है गाइस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट, वेल नोन मोनोक्लोराइड्स आर डायमेरिक इन नेचर, एग्जांपल S2F2 S2Cl2 S2Br2 Sc2Cl2 Sc2Br2। ये जो डायमेरिक हैलाइड्स हैं दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है तुम्हारी किन की, योर डायमेरिक हैलाइड्स की। ये जो हमारे S2F2 S2Cl2 S2Br2 Sc2Cl2 Sc2Br2 ये हमारे क्या है, डायमेरिक हैलाइड्स हैं, ठीक है ना गाइस। तो हम क्या कहेंगे, ये बंदे क्या करते हैं, दे डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट में सिलेनियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है गाइस, +1 से बंदा एक बार गया +4 पे और दूसरी बारी गया 0 पे बच्चों। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आती है, दिस इज वन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी टाइप से औरों की भी हो जाएंगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? राइट, ये याद करने का हो गया तुम्हारा। ये हमारे जो मोनोहेलाइड्स हैं, ये फैक्ट टू लर्न, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, ये फैक्ट टू लर्न हो गया हमारा कि तुम्हारे जो मोनोहेलाइड्स हैं दे आर डायमेरिक, दे डायमराइज तुम्हारा, और उनकी जो रिएक्शन है वो ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ओके गाइस, गुड, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू ऑक्सीजन। उससे पहले मैं कुछ, ये तो आसानी से कर लोगे तुम,
डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन करेंगे यार, KClO3 को हीट करो यू गेट KCl प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कहीं तुमने स्टाइशियोमेट्री में पढ़ी थी गाइस बहुत बार, और इसमें तुम्हारा काम की चीज क्या है, MnO2 एज कैटलिस्ट। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्लोरेट ले लिया, नाइट्रेट भी ले सकते थे, परमैंगनेट भी ले सकते थे। ठीक है ना बच्चों, हमने लिया है क्लोरेट। फाइन गाइस, हीट करने पे यू गॉट KCl प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो हम पढ़ते नहीं थे कि सिर्फ हीट करने से ही बंदा डिकम्पोज कर गया, ये उनकी बात करी जा रही है। समझ आ रहा है गाइस कि हमारा हीट करने पे ही डिकम्पोज कर गया। जैसे HgO को हीट करोगे यू गेट Hg प्लस O2, Ag2O को हीट करोगे यू विल गेट Ag प्लस O2। जो तुम्हारे बहुत लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं वो तुम्हारा हीटिंग पे ही दे डिकम्पोज टू गिव मेटल। अब कुछ और भी एग्जांपल आ गए, PbO2 गिविंग PbO एंड ऑक्सीजन, Pb3O4 गिविंग PbO प्लस ऑक्सीजन। गाइस पहली चीज Pb3O4 इज एक्चुअली PbO2 एंड PbO। ठीक है, Pb3O4 इज बेसिकली PbO2 एंड PbO। तो क्रक्स हमारा यहाँ पे PbO से नहीं है, PbO2 से है। गाइस इसको भी थोड़ा रिडॉक्स से रिलेट करो, बेटर फील आएगी, रिडॉक्स और थोड़ा बहुत पीरियोडिक से। PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +4। हमें पता है यार +4 ज्यादा स्टेबल ना होती, स्टेबल कौन सी होती, +2। हाँ है ना, +4 इज नॉट दैट स्टेबल इन ग्रुप 14। डाउन द ग्रुप तुम्हारी कौन सी स्टेबल ज्यादा हो जाती है, +2। तो Pb +4 से +2 जाना चाह रहा है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। लेड हमारा क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू O2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ये तुम्हारा Pb +4 से +2 जा रहा है क्योंकि PbO2 इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। बंदा +4 से +2 गया और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर O2 दे गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, क्लियर है गाइस। तो दैट इज व्हाट यू हैव। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड है यार, वो भी डिकम्पोज करता है टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। ये रहा हमारी रिएक्शन। कैटेलिस्ट में हम मेटल या मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लेंगे। और तरीका क्या है गाइस ऑक्सीजन प्रिपेयर करने का, वाटर या एयर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो तुम्हारा हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगा, ऑक्सीजन एनोड पे बनेगा। इंडस्ट्रियली करना है तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर। गाइस हम क्या करेंगे, हम पहले रिमूव करेंगे CO2 एंड वाटर वेपर, और जो रिमेनिंग गैसेज है उन्हें लिक्विफाई किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से पहले सबसे पहले नाइट्रोजन रिलीज होता है। तुमने नाइट्रोजन में पढ़ चुके हो, ग्रुप 15 में पढ़ चुके हो। सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद बाकी गैसेज आ जाती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि गाइस इसकी ये कोई बॉन्ड थोड़ी ना बना रहा है ऑक्सीजन वाटर के साथ कोई खास। ठीक है, लेकिन इट इज सफिशिएंट टू सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। लिक्विफाई करता है 90 केल्विन पे, फ्रीज करता है 55 केल्विन पे। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे बहुत कम है। आइसोटोप में O16 है, O17 है, O18 है। O2 हमारा पैरामैग्नेटिक है, बहुत पहले पढ़ा था हमने 11th में जब हम MOT कर रहे थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बंदा सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, नॉन मेटल के साथ भी कर रहा होता है, लीविंग असाइड अ फ्यू मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लैटिनम एंड सम नोबल गैसेस। इसकी ज्यादा रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, दैट्स इट। अब क्योंकि तुम्हारा कई बार तुम्हें ऑक्सीजन का जो एनर्जी है, भाई देखो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इनिशियली यू समटाइम्स हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इनिशियली तो तुम ओ बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना गाइस, हाँ है ना। ओ बॉन्ड को ब्रेक करना कौन सा आसान है, तो गाइस समटाइम्स इनिशियल हीटिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन ब्रेक द ओ बॉन्ड गाइस। ये रिएक्शन सारी आसान चल रही है, इजी इजी। इसको देखो, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स P4O10, इंपॉर्टेंट है, इजी। ये तुमने एक्सट्रैक्शन में पढ़ी हुई है, कंबशन में पढ़ी हुई है। अब गाइस सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SO2 प्लस O2 गिविंग SO3, इसके लिए कैटलिस्ट इज V2O5, फैक्ट टू लर्न। HCl प्लस O2 गिविंग Cl2 एंड H2O, कैटलिस्ट इज CuCl2। याद करने का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में काम आता है, एक प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में काम आ रहा होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसका यूज क्या है,
ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, ठीक है गाइस, मतलब वेल्डिंग के काम आ रहा होता है। दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग में काम आ रहा होता है, माउंटेनियरिंग में काम आता है, कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन हम कंबशन करेंगे तो इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, दैट्स इट। अब आते हैं सिंपल ऑक्साइड्स पे बच्चों। हम कहेंगे नॉर्मली तुम्हारे सिंपल ऑक्साइड बन रहे होते हैं, ऑक्साइड कैन बी सिंपल या मिक्स्ड आ गया, जैसे Pb3O4 Fe3O4, Fe3O4 इज Fe2O3 एंड FeO, Pb3O4 इज PbO2 एंड PbO, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड्स हो सकते हैं। लेकिन सिंपल को हम एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर गाइस? जैसे अगर हमारा ऑक्साइड पानी के साथ मिलके एसिड दे रहा है तो हम उस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे SO2 पानी में मिलके क्या दे रहा होता है, H2SO3, Cl2O7 पानी में मिलके क्या दे रहा होता है, HClO4, CO2 क्या दे रहा होता है, H2CO3, N2O5 क्या दे रहा होता है पानी में मिलके, HNO3। तुम रियलाइज करोगे जब हम वाटर में डाल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क नहीं होता। जैसे N2O5 है, नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यार +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली एसिड बना दो तुम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? तो ये हमारा हो गया, ये रिएक्शन हमने देख ली। अब गाइस हम नॉर्मली कहते हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक एंड बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। लेकिन अगर मेटल है हमारा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहां पे हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उनका भी एसिडिक नेचर आ जाता है। जैसे क्या, Mn2O7, CrO3, V2O5, ये ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, बट दे आर एसिडिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CrO3 लो, उसको जब पानी में डालते हो तो तुम्हारा H2CrO4 क्रोमिक एसिड बन रहा होता है। तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? H2CrO4 गाइस, CrO3 H2CrO4 गाइस, रिमेंबर दैट। तो आइडिया क्या है, क्योंकि इनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझो Mn2O7 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, CrO3 में क्रोमियम की +6 और तुम्हारा V2O5 में वेनेडियम की +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं। तो उनका ऑल्दो दे आर मेटल ऑक्साइड्स बट दे आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो तो पानी में डालने पे बेस देंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा क्या है, कुछ मेटल ऑक्साइड दे एग्जिबिट बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज, जैसे आया Al2O3, एसिड के बाद Al2O6 3+ एंड 6Cl- देगा। बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में था, बेसिक मीडियम में NaAlOH6 दे रहा होता है, Na3AlOH6। क्लियर गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, दैट्स इट, कि Al2O3 is amphoteric and the reactions related to its amphoteric nature, ये याद करने का आ गया। कुछ ऑक्साइड्स हैं ना एसिडिक ना बेसिक, जिसमें CO आता, NO आता, N2O आता, H2O आता, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ना एसिडिक ना बेसिक। याद करने के गाइस एग्जांपल। ओजोन पे आते हैं, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, हमने पढ़ा था इसमें सबके एलोट्रोप्स पॉसिबल है। इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा बन रहा होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम यूवी रेडिएशन, वी नो दैट, फैक्ट टू लर्न है गाइस, और कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन पे आते हैं गाइस। गाइस ऑक्सीजन को पास करो थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ठीक है। प्रोडक्ट को हम ओजोनाइड ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखी 3O2 गिविंग 2O3, इसका डेल्टा H क्या है बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है गाइस, डेल्टा H पॉजिटिव है। प्लस अगर तुम इसका एंट्रोपी चेंज देखोगे, डू यू रियलाइज और नॉट कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। एंथैल्पी चेंज तो तुम्हारा पॉजिटिव है, यू हैव टू सप्लाई हीट, और तुम्हारा जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन किसी भी कंडीशन में फेवर्ड नहीं है। ओजोन की प्रिपरेशन इज नॉट फेवर्ड, दैट इज द रीजन इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है गाइस। ओजोन इज हाईली अनस्टेबल, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मतलब थिंग्स आर वेरी फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ओजोन का प्रिपरेशन है वो फेवर्ड नहीं है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव,
तो तुम रियलाइज कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स से दिस रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड एट ऑल, वही लिखा हुआ है, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहे होते हैं टू प्रिवेंट दिस डिकम्पोजिशन। फाइन गाइस, अब ओजोन पे आते हैं। पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वॉलेट ब्लैक सॉलिड है और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मफुल है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा फीलिंग, हेडेक एंड नॉसिया। अब हमें बताया ओजोन इज अनस्टेबल, ये मैंने अभी बता दिया था। डेल्टा, इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन है O3 गिविंग O2, उसमें तुम्हारा डेल्टा इज नेगेटिव आ गया, डेल्टा इज पॉजिटिव आ गया। बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी, भाई मैं बता रहा था कि O3 से O2 इज फेवर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ इट इज काइंड ऑफ, ये जो रिएक्शन है अगर ओजोन की ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे इट बिकम्स एक्सप्लोसिव हो जाता है, तो इट इज डेंजरस टू। अब O3 क्या करता होता है, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव O2 एंड O। ये जो तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन है ना, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब हम O2 भी है यार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि O जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 में जाना चाह रहा है, बट नेसेंट ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे PbS प्लस O3, यार सल्फर कहाँ -2 में बैठा था, उसको +6 में भेज दिया, सल्फेट में भेज दिया, खुद O3 का O2 बना। और जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसने क्या किया, सल्फर को -2 से +6 पे भेज दिया, I- को I2 में भेज दिया और O3 O2 में गया। क्लियर गाइस? ओजोन की रिएक्शन विद Ki से हमें बताया O3 O2 में जाएगा, और जो Ki में जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा बच्चों, I2 में। फिर I2 को हम सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन याद करते हैं, तुम्हें याद होगा गाइस, हाइपो सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट जो H2O3 2- है, दैट गोज टू H4O6 2- एंड I2 इज रिड्यूस्ड टू I-। नाउ दिस इज अ मेथड, पहले O3 से I- को I2 में भेजा, फिर I2 को H2O3 2- के साथ रिएक्ट करके वापस I- में भेजा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले I- I2 में गया विद O3, और फिर H2O3 2- के साथ I2 goes again to I-। So what you have to understand is this is a method for estimating O3 गैस, ओजोन गैस को कितनी अमाउंट थी उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। अब आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमने लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ओजोन, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से तुम्हारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिट हो जाएंगे। 1 सेकेंड, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ओजोन। तो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों कि तुम्हारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विल बी एमिटेड, मतलब हैविंग मोर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उसको अगर तुम ऑक्सीजन ओजोन के साथ कंबाइन करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिएक्शन आ जाएगी, NO + O3, ये लिखा हुआ है नीचे, मेरा ध्यान ही नहीं गया, गिविंग NO2 + O2। ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे पास था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया, गिविंग अस NO2। क्लियर गाइस? तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे NO जो तुम्हारा एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट से बाहर निकल रहा होता है, वो तुम्हारा O3 के साथ रिएक्ट करके NO2 और O2 बना रहा होता है, बेसिकली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, तो गाइस दैट इज नॉट गुड, क्योंकि तुम्हें पता है ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन। और हमारा क्या है, फ्रियॉन्स आर अनदर थ्रेट टू द ओजोन लेयर, जो कि हमारे फ्रियॉन्स किस में यूज होते हैं, एरोसोल स्प्रेज में और रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। O3 का स्ट्रक्चर हमें पता है, वी नो द स्ट्रक्चर हमें पता है, इसमें जो O का बॉन्ड जो O क्या वो होता है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो दोनों सेम होती है, ठीक है गाइस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब O3 का हमारा यूज क्या है, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरलाइजिंग वाटर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एटसेट्रा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारा इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमारा हो गया। सल्फर पे आते बच्चों, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कई फॉर्म्स हैं जिसमें तुम्हारा येलो रोम्बिक सल्फर विच इज अल्फा सल्फर एंड मोनोन्यूक्लिनिक सल्फर विच इज बीटा सल्फर आर द इंपॉर्टेंट वंस। इसमें अब तुम्हें काम की चीज क्या पता होनी चाहिए कि जो स्टेबल फॉर्म है एट रूम टेम्परेचर दैट इज रोम्बिक सल्फर, जबकि अगर तुम उसे हीट कर देते हो अबाउट 369 केल्विन पे तो यू गेट मोनोक्लिनिक सल्फर गाइस।
रोमिक सल्फर अल्फा सल्फर पे आते हैं, येलो इन कलर है, मेल्टिंग पॉइंट ये है, डेंसिटी ये। रोमिक सल्फर बन के क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं? इवेपोरेट करो सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। नाउ रोमिक सल्फर इज insoluble in water but soluble to some extent in benzene, alcohol and ether, and it is readily soluble in CS2। तो गाइस इंफॉर्मेशन दे रखी है रोमिक सल्फर के बारे में, तुम्हें याद होनी चाहिए कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेडीली सॉल्युबल इन CS2। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी विच यू हैव गॉट टू रिमेंबर। कैसे बनता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस। मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, ठीक है ना बच्चों। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है, इट इज सॉल्युबल इन CS2। बनता कैसे है? यू मेल्ट रोमिक सल्फर इन अ डिश, उसके बाद जब तक क्रस्ट नहीं बनती वेट करो, फिर उस क्रस्ट में होल्स कर दो, लिक्विड को यू पोर आउट एंड ऑन रिमूविंग द क्रस्ट द crystals of beta sulfur are formed, needle shaped crystals of beta sulfur are formed। जो बीटा सल्फर इट इज स्टेबल अबाउट 369 केल्विन, हमने पढ़ा भी था, उस पे तुम्हारा रोम्बिक गेट्स कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक सल्फर गाइस। और अगर तुम उसे लोअर टेम्परेचर रखोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू अल्फा सल्फर। तो अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 एंड ट्रांसफॉर्म टू बीटा सल्फर अबव दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। इन दोनों में एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब गाइस एसिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टू गिव अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली तुम्हारे इन दोनों ही फॉर्म में पकड़ एंड क्राउन शेप होती है, ठीक है ना बच्चों। इट हैज गॉट अ क्राउन शेप, दिस क्राउन शेप गाइस, दिस इज द क्राउन शेप दैट यू हैव। फाइन गाइस, क्राउन जैसी फील आ रही होती है। और भी पॉसिबिलिटी है, ये हमारा था S8 बच्चों, दिस वाज S8। S6 में तुम्हारी कैसी फॉर्म आ गई बच्चों? तुम्हारा यू गेट अ चेयर टाइप फॉर्म 2। ये रहा, अभी मैं नीचे का पढ़ा नहीं था मैंने, ये देखो साइक्लो S6 में इट एडॉप्ट्स अ चेयर फॉर्म, जो अभी स्ट्रक्चर बना रखा था। इसमें तुम्हारा हमारी कई पॉसिबिलिटीज है, जैसे S6 है, 6 से 20 तुम्हारे सल्फर एटम्स रिंग में आ जाते हैं, ठीक है गाइस। S2 हमारा डोमिनेंट स्पीशीज होती है एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन, और S2 जस्ट लाइक O2 इज पैरामैग्नेटिक। फाइन, तो इंपॉर्टेंट चीज एक और भी आ गई कि 1000 केल्विन पे तुम्हारा S2 की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है सल्फर। अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है? यार तुम थोड़ा सा सल्फर ट्राइऑक्साइड लो, इज फॉर्म, अच्छा सल्फर और डाइऑक्साइड एंड अ बिट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। सल्फर लिया, ऑक्सीजन में हीट किया, यू गेट SO2 एंड सम अमाउंट ऑफ SO3 बच्चों, ठीक है गाइस। अब और कैसे बना सकते हो? SO3 2- प्लस H प्लस गिव्स H2O प्लस SO2। बेसिकली हमने सल्फाइड को ट्रीट किया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज व्हाट यू गेट। मतलब H प्लस एंड SO3 2- सल्फाइड आयन विद H प्लस विल गिव यू SO2। ओके, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। तुम्हें पता है सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग पे तुम्हारा यू गॉट योर ऑक्साइड एंड यू ऑल्सो यूज टू गेट SO2। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? FeS2 प्लस O2 करोगे, Fe2O3 प्लस SO2, दैट इज व्हाट यू यूज टू गेट। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स में बनता था। अभी जो गैस हमारी बन रही है, इट इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील कंटेनर्स, सिलेंडर्स। फाइन, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यार ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तुम्हें पता है गाइस इसमें डायपोल है, मतलब डायपोल्स आर प्रेजेंट, हाँ है ना बच्चों? SO2 का क्या होता है? दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव। सो यस, डायपोल्स आर प्रेजेंट, हाँ है ना? डायपोल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boils at this temperature. Fine. अब आते हैं SO2 को पानी में डालोगे तो you get H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बन रहा होता है। ओके, इट रिएक्ट्स विद NaOH फॉर्मिंग Na2SO3। फाइन, और एक और चीज Na2SO3 रिएक्ट्स विद फर्दर SO2 टू गिव NaHSO3। पहले तुम्हारा सोडियम सल्फाइड बना और फिर तुम्हारा सोडियम बायसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बना। क्लियर है गाइस? ये रिएक्शन तुम्हारी स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन में आ रखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गाइस प्लीज, ये स्टोइचियोमेट्री तुम बच्चों से कई बार इसलिए भी नहीं हो रहा होता कि उन्हें इनऑर्गेनिक याद नहीं है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन जो उन्हें दे दी और उसके बाद स्टोइचियोमेट्री का एक बेसिक सवाल पूछ लिया, यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज यू डोंट नो द रिएक्शन ओनली। तो गाइस ऐसा मत होने देना।
अब तुम्हारा इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज SO2 behaves very much like CO2. ओके फाइन। अब गाइस आते हैं SO2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन। SO2 क्लोरीन के साथ क्या बना रहा होता है? SO2Cl2 बना रहा होता है गाइस। इट गिव्स सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। और SO2 को अगर ऑक्सीजन में तुम ऑक्सीडाइज कर रहे होते हो यूजिंग V2O5 एज कैटलिस्ट। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, V2O5 कैटलिस्ट इट गिव्स SO3। ओके गाइस, अब when moist SO2 behaves as a reducing agent। हमें पता है यार SO2 तुम्हारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बंदा जाएगा +6 में, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब देखो ये किसको कहां पे भेजता है? Fe+3 को +2 में भेजेगा, Fe+3 को +2 में भेजा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया +4 से +6 में। सिमिलर इज द केस विद MnO4- and SO2। मीडियम हमने एसिडिक ले रखा है, एसिडिक में हमें पता है MnO4- Mn2+ में आता है, खुद रिड्यूस हुआ Mn2+ में, मतलब +7 से +2 में गया, और सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया +4 से +6 में गया। तो SO2 तुम्हारा इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस, नॉर्मल है। मॉलिक्यूल एंगुलर है, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था दिस वाज एंगुलर बेंट या वी शेप, ठीक है गाइस। एंड दो कैनोनिकल फॉर्म होगी, फाइन, डजंट मैटर। यूजेस पे आते हैं। It is used in refining petroleum and sugar. It is used in bleaching wool and silk. It is used as an anti-chlor, disinfectant, preservative. तो याद करने का हो गया ये हमारा। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे SO2 से ही बन रहे होते हैं। लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, याद करने का है, नथिंग मच। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पे आते हैं गाइस में। ऑक्सो एसिड जो जितने दे रखे हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, मतलब मैंने तुम्हें एक वीडियो बना के दी थी कि यार उनको याद कर लेना, यू हैव गॉट टू लर्न देम, इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स क्या आ गए? H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, और ये जर्नल लिख दिया H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8, बहुत सारे हो गए। कुछ एसिड्स इनमें से अनस्टेबल हैं एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, फाइन। इनमें से कुछ के इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट गाइस, दीज आर नॉट सफिशिएंट। ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्यों कह रखा है? बिकॉज देयर इज अ पेरोक्सी लिंकेज। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे ओलियम भी बोलते हैं, तुम्हें याद होगा ओलियम हमने बहुत बार कर रखा है, स्टाइशियोमेट्री से लेके ऑर्गेनिक से लेके रेडॉक्स से लेके हम करते ही जा रहे हैं इसे, ठीक है गाइस। तो यू गॉट टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स एंड दीज स्ट्रक्चर जो अभी इसमें दे रखे हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। तो अब आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे गाइस। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, 3 स्टेप है। पहला सल्फर को या सल्फाइड ओर को हीट किया हमने एयर में, रोस्टिंग करते हैं, तुम्हें याद है क्या बनता है? SO2। या सल्फर को ऑक्सीजन में हीट करते हैं, क्या बनता है? SO2। नेक्स्ट में हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। V2O5 कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन अभी तो हमने करी थी, SO2 + O2 गिविंग SO3, V2O5 कैटलिस्ट। उसके बाद क्या कर रहे होते हैं? देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। बच्चों क्लियर है गाइस? तो डायग्राम, फ्लो डायग्राम हमें देखने की जरूरत नहीं। काम की चीज क्या हो गई? पहले तो हमारा S + O2 वाज गिविंग SO2, उसका जो सेकंड स्टेप है हमारा SO2 + O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 गिविंग SO3, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका डेल्टा S नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है तो हम क्या कहेंगे? पहली चीज एक्सोथर्मिक है, और तुम आगे देख सकते हो रिएक्शन के अंदर कि मोल्स ऑफ गैस आर एक्चुअली डिक्रीजिंग, हाँ है ना बच्चों? मतलब ऐसे देखो, अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो टू डिक्रीज द प्रेशर इट विल गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे मोल्स कम हो रहे हैं, तो हाई प्रेशर विल फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ है ना बच्चों? एंड लो टेम्परेचर विल फेवर दिस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तुम्हें पता है गाइस, ये हमने कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में ली-चार्ले प्रिंसिपल में पढ़ा था। लेकिन गाइस टेम्परेचर को इतना लो भी मत करो कि तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन कर जाए, ओके? इसकी अभी हमें इसको अभी हम वी आर जस्ट लीविंग इट फॉर द टाइम बीइंग। अभी आते हैं गाइस, यहाँ पे देखो ये हो गया था SO3 गैस जो जनरेट हुई, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम, और ओलियम को हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं टू गेट H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। डिजायर्ड कंसंट्रेशन का
हमें H2SO4 चाहिए, तो हमारा वी डाइल्यूट दैट ओलियम विद वाटर गाइस। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बच्चों, ठीक है गाइस, जिसके लिए नाम हमारा क्या था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस बच्चों। लेट अस सी, ये हमारा वही रिएक्शन लिखी हुई है, व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव ओलियम, और ओलियम में अगर हम पानी डालेंगे तो इट विल गिव अस अ डाइल्यूटेड H2SO4 सॉल्यूशन गाइस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस 96 to 98% प्योर, फाइन इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर्टीज, इट इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद अ डेंसिटी ऑफ 1.84, इट फ्रीजेज एट 298 केल्विन, बॉन्ड्स एट दिस, इट डिसॉल्व्स इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है गाइस, कम ऑन, तुम्हारा आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, यू हैव गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ है ना बच्चों, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब काम की चीज क्या है कि भाई इसमें व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, तो इसमें तुम्हें याद होगा कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल रहे होते हैं विद कांस्टेंट स्टरिंग, सो दैट जो भी हीट रिलीज हुई दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर बच्चों, ठीक है गाइस। अब हमें बताया इसका, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका K1 होगा, K2 होगा, हमें पता है K1 इज वेरी वेरी बिग एज कंपेयर टू K2 बच्चों, याद लगे, इसका K2 भी तुम्हारा काफी ज्यादा ही है, कम नहीं है, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है हमें पता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अभी एसिड दो तरह के सॉल्ट बनाता है, या तो सल्फेट बना रहा होता है, नॉर्मल सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या एसिड सल्फेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड लो वोलेटिलिटी क्यों है, वो यार तुम्हारा मतलब कम ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, तो इट इज वेरी लेस वोलेटाइल, तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट, ज्यादा वोलेटाइल एसिड्स हमारी जनरेट हो जाती है, जैसे Mx प्लस H2SO4 में क्या बनेगा, M2SO4 प्लस HX, दिस इज योर मोर वोलेटाइल acid which is being generated, fine guys। यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या X हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या NO3, you can understand guys। अब एक चीज तुम्हें बताया कि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो काफी सारी गैसेस आर ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है गाइस, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट बी रिएक्टिंग विद एसिड, ऐसे क्या रिएक्ट करेगी तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया, हमारा काम था कि वाटर हटे उनमें से, एसिड रिएक्ट कर गया तो अवर दैट पर्पस इज लॉस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को निकाल लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, हमने बहुत जगह देख रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स में H2SO4 डालोगे यू गेट C प्लस H2, इट हैज गॉट अ चारिंग एक्शन, चारिंग एक्शन मतलब बेसिकली तुम्हारा जलाने वाला एक्शन एक तरीके से ये कहेंगे हम। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों गाइस, देखो पहली चीज ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो आगे टर्म लिखी हुई है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, +4 से +6 जाता है, +6 से +4 भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसके साथ में हमने क्या रिएक्शन रिएजेंट ले रखा है, जैसे कॉपर प्लस H2SO4 लिया, हम कहेंगे भाई तुम्हारा कॉपर होगा ऑक्सीडाइज, और जो सल्फेट है जिसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो रिड्यूस हो गए +4 में जाएगा, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया +2 में, और जो सल्फेट में सल्फर +6 में था वो बंदा +4 में चला गया बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सल्फेट इज रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। यहां पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, सल्फर प्लस H2SO4 लोगे तो गाइस इट विल गिव यू SO2 प्लस H2, तुम रियलाइज करोगे ये तो कुछ सिन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, एक में बंदा 0 में है, एक में बंदा +6 में है, और जाके बंदा +4 में मर गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। सल्फर इनिशियली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2SO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 और +6 से जाके किस में चला गया, +4 में, कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में, खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, गॉट द आइडिया और नॉट गाइस, फील आनी चाहिए कि यार इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे, तो उसी हिसाब से मतलब ये रेडॉक्स है गाइस, दिस इज जस्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो कि हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ इंपॉर्टेंट केमिकल, ओके ओके। अब गाइस इससे बहुत ज्यादा अदर कंपाउंड बन रहे होते हैं,
इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, और इसके यूजेस किसमें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट्स, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में। इट इज़ क्या, क्लींजिंग मेटल्स बिफोर एनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, स्टोरेज, बैटरीज में काम आ रहा होता है, नाइट्रोसेल्युलर प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ रहा होता है, लेबोरेटरी रीजन, लॉट ऑफ यूजेस, क्वाइट अ लॉट ऑफ यूजेस गाइस। एंड आई थिंक वी आर डन विद ग्रुप 16 बच्चों। तो जस्ट अ सेक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बाय द वे?